हेलो, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। इस लेक्चर में हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल एंड द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। यानी कि हमने बैक्टीरिया को उसके स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल के बेस पे क्लासिफाई किया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन, जो कि हम पहले भी जानते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर, यानी कुछ सिंगल सेल से बने होते हैं, कुछ बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। तो बेसिक सेल टाइप्स हमने जो पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि दो मेन कैटेगरीज होती हैं, एक होती है यूकैरियोट्स एंड दूसरी होती है प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जो जिनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, और जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती है। ओके, जैसे कि उनमें ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, और वो प्रोकैरियोट्स इसलिए बोला गया क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स नहीं होते। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं पहले बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में आता है, और इसके पास क्या होता है, एक कैप्सूल, सबसे आउटर लेयर होती है जो कैप्सूल होती है, वो उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। फिर सेल वॉल होता है इसके अंदर, फिर उससे अंदर आते हैं हम तो सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली अटैच होता है उसका प्रोटोप्लाज्म उसके अंदर होते हैं हमारे राइबोसोम्स, क्रोमोसोम, डीएनए मटेरियल, जो कि न्यूक्लियस की तरह वहाँ पे किसी तरह का एनवलप नहीं होता, तो इसलिए हम उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और ये उसका फ्लैजेलम जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, और जो पिलाई है, पिलाई मीन्स वो अटैचमेंट में हेल्प करती है। यहाँ पे हम देखते हैं पहला उसका फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसके सेल वॉल के बारे में, जो कि क्या करती है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन प्रोटीन से बना होता है। ओके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ पे ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनके पास सिंगल थिक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, जो कि क्या करती है, अबव द ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, विच अलाउ देम टू रिटेन स्टेनिंग डाई। यानी कि जब हम कोई भी डाई कलर हम यूज़ करते हैं किसी बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो मतलब कि क्या होता है, वो किल हो जाते हैं। लेकिन अगर उससे बचना है तो फिर उनके पास ये थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, तो वो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए हम उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होता है, जो कि वो ग्राम स्टेनिंग के टाइम पे क्या होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि किल हो जाते हैं, तो इस वजह से हम उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। फंक्शन ऑफ द सेल वॉल क्या है, दे प्रिवेंट द सेल फ्रॉम एक्सपेंडिंग एंड बर्स्टिंग बिकॉज ऑफ अपटेक ऑफ वाटर। यानी कि जब ज़्यादा ऑस्मोलरिटी रीजन होता है, यानी कि अगर वो हाईली कंसनट्रेटेड एरिया में है या फिर वहाँ पे ऑस्मोलरिटी ज़्यादा है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए क्या करती है, हमारी सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है हमारे बैक्टीरियाज को। फिर उनके सेल वॉल के ऊपर होता है एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल सेल्स आर सराउंडेड बाय अ विस्कस सब्सटेंस फॉर्मिंग द कवरिंग लेयर अराउंड द सेल वॉल। यानी कि ये जो कैप्सूल होता है वो विस्कस इन नेचर होता है, और क्या करता है, वो सेल वॉल के अराउंड होता है, जो कि हम जिसे कैप्सूल बोलते हैं। इफ द लेयर इज थिन इट इज कॉल्ड द माइक्रो कैप्सूल। अगर जो कैप्सूल की लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिन है तो हम उसे माइक्रो कैप्सूल बोलेंगे। ओके, फंक्शन ऑफ कैप्सूल आर दे प्रोवाइड टेम्परेरी प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया अगेंस्ट द ड्राइंग। जब ड्राइंग कंडीशन होते हैं या फिर कोई और हार्मफुल कंडीशन होती है, तो उस टेम्परेरी टाइम के लिए वो क्या करते हैं, टेम्परेरी प्रोटेक्शन करते हैं कैप्सूल। दे में ब्लॉक द अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस। और क्या होता है, जो बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस होता है उसे भी ब्लॉक कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं उसे खाने से। दे में भी एंटी फेगोसाइटिक प्रिवेंट ईटन अप बाय द फेगोसाइटोसिस। मतलब कि जब फेगोसाइटोसिस के दौरान उन्हें कोई ईट करने की कोशिश करता है, तो उस चीज़ से भी ये कैप्सूल उन्हें बचा सकता है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं, जो वाइट साइड में कोटिंग दिख रही है ब्लू के साइड में, वो उनका कैप्सूल ही है। ओके, जो ये कैप्सूल होता है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। ये साइटोप्लाज्म के बहुत ही क्लोज होता है। मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो साइटोप्लाज्म के पास होता है, मतलब कि जस्ट साइटोप्लाज्म के बाद आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आती है हमारी सेल वॉल, फिर उसके बाद कैप्सूल। तो वही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म के क्लोजेस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ वाटर। इसमें होता क्या है, वाटर से बना होता है, सेल कंपोनेंट्स होते हैं, ओके, एंड द एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव, अगर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया, द सेल कंपोनेंट विल स्पेल्ड आउट, जो सेल की चीज़ें हैं, अंदर की चीज़ें प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वो सब क्या होंगी, बर्स्ट होके बाहर आ जाएंगी और वो फिर ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएंगी सेल्स, ओके। एक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट्स, इन्हें न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। एलिमिनेट वेस्ट, वेस्ट को एलिमिनेट करती हैं। सेल के अंदर भी वेस्ट होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, तो उसे एलिमिनेट भी करना होता है। मेंटेन्स द कांस्टेंट ऑर्गेनाइज स्टेट, यानी कि ये जो सेल का स्ट्रक्चर है, साइज, शेप है, उस चीज़ को भी मेंटेन करके रखते हैं। सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर, यानी कि ये कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देते हैं और कुछ ही चीज़ को बाहर जाने देते हैं, इसीलिए हम इन्हें सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर कहते हैं। रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ओके। फोटोसिंथेसिस में भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड सेल वॉल कंपोनेंट, ओके। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, मैंने बोला था साइटोप्लाज्म में क्या थे, राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होते हैं, और इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका अपना मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन पे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है न्यूक्लियोइड। जैसा कि मैंने बोला कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास एनवेलप नहीं होता, किसी तरह का न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, तो जो क्रोमोसोम्स है, जेनेटिक मटेरियल है, वो प्रोटोप्लाज्म में ही उसके कांटेक्ट में रहता है, यानी कि स्प्रेड फॉर्म में रहता है, तो इस वजह से उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द सेल, ये सेल के प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। प्लाज्मिड स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, और इसके अंदर हो सकता है कि मतलब होता भी है डबल स्ट्रैंडेड राउंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ओके। Often consist of genes to confer the selective advantages such as the resistance to the antibiotics, और जो ये सर्कुलर डीएनए होता है इनके पास ऐसा जीन होता है कि ये एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस में वर्क करते हैं, यानी कि अगर कोई किसी बैक्टीरिया के पास ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है तो हो सकता है कि हम उसे किल ना कर पाए, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोटीन बना सकते हैं, ओके। ओके, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा फ्लैजिला। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट प्रोट्रूड थ्रू द सेल वॉल, जो कि सेल वॉल से आउट ग्रोथ होते हैं, एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्विमिंग, ये स्विमिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी मोटिलिटी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। द लोकेशन ऑफ द फ्लैजिला में भी पेयर, जो फ्लैजिला है उसका लोकेशन पेयर में हो सकता है, जो दोनों एंड है माइक्रोब का, शायद हो सकता है कि इस एंड पे भी हो और इस एंड पे भी हो, ओके, या फिर लेटरल साइड में हो, दोनों अलोंग द साइड ऑफ द बैक्टीरियम। फ्लैजिला हैज़ 3 पार्ट्स, जो फ्लैजिला है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक बेसल बॉडी होगी, जो बेस होगी एसोसिएटेड विद द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तक अटैच होगी। सॉल्ट हुक होगा, ओके। फिर हेलिकल फिलामेंट सराउंड द फ्लैजिलम, जो कि हेलिकल फिलामेंट होगा जो उस फ्लैजिलम को सराउंड करके रखेगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। मोनोट्रिकस यानी कि 1 सिंगल फ्लैजिला है, यहाँ पे एम्फीट्रिकस बोथ साइड 2 फ्लैजिला है, यहाँ पे लोफीट्रिकस है, लोफीट्रिकस 1 साइड पे ही कई सारी फ्लैजिला हैं, और यहाँ पे पैरिट्रोकस है, यहाँ पे मतलब कि दोनों साइड में कई सारी फ्लैजिला अटैच हैं, ओके। दिस इज अ पैरिट्रोकस। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पेलाई। मैंने बोला था ये अटैचमेंट में हेल्प करती हैं।
पिलाई आर हॉलो, ये हॉलो होती हैं। नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस दैट आर थिनर, मतलब कि विदाउट इनमें किसी भी तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। फिलामेंटस होती हैं, थ्रेड लाइक होती हैं। ओके, फिर थिनर होती हैं, शॉर्टर होती हैं, मोर इन नंबर, और फ्लैजिला के कंपेयर में इनका नंबर ज़्यादा होता है बैक्टीरिया में नहीं, और भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास भी। दे आर फाउंड बोथ इन मोटाइल एंड द नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, चाहे वो बैक्टीरिया मूव करने वाला हो या फिर मूव ना करने वाला हो, दोनों के पास ये पिलाई प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये सिंपली अटैचमेंट में हेल्प करता है। अब अटैचमेंट में क्यों हेल्प करता है, जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शन करता है तो वो हमारी बॉडी में अटैच रह सके, उनके पास ये पिलाई होती है, वो उसी के हेल्प से अटैच रहते हैं, वरना फिर वो हमारे फ्लूइड के, हो सकता है हमारी बॉडी के फ्लूइड के साथ फ्लो कर जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो हमारी बॉडी से एकदम अच्छे से फर्मली अटैच हो जाते हैं इन पिलाई की वजह से ही। ओके, देयर फंक्शंस आर द हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच टू द एपिथेलियल सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन। देखिए, जैसे मैंने बोला कि जब इन्फेक्शन के टाइम पे क्या होता है, ये हमारे एपिथेलियल सेल से अटैच हो जाते हैं बिल्कुल अच्छे से, एंड प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय द फ्लो ऑफ द बॉडी फ्लूइड। और जब हमारी बॉडी का फ्लूइड फ्लो करता है तो बैक्टीरिया को उस चीज़ से बचाता है कि बैक्टीरिया मूव ना हो जाए, यानी कि फ्लो आउट ना हो जाए। न्यूक्लियर मटेरियल, बैक्टीरियल सेल्स डजंट कंटेन डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन इनक्लोज न्यूक्लियस, इनके पास कोई मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि इनका कोई अपना मेम्ब्रेन नहीं होता। दे कंटेन अ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, इनके पास न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है जिसके इन द सेंटर ऑफ द सेल वॉल के सेंटर में, वेयर द डीएनए इज कन्फाइंड, वही मैंने दिखाया था कि बीच में सेंटर में न्यूक्लियोइड लाइक स्ट्रक्चर था। ओके, न्यूक्लियोइड क्रोमेटिन बॉडी एंड द बैक्टीरिया क्रोमोसोम्स ऑल रेफर टू द न्यूक्लियर मटेरियल इन द बैक्टीरिया। ये जितने भी चीज़ें हैं, न्यूक्लियोइड, क्रोमेटिन बॉडी, ये सब बैक्टीरिया की क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल है। अब यहाँ पे समरी में हम देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्री। ओके, फिम्ब्री क्या है, ये राइबोसोम्स है हमारे सेंटर में, ये न्यूक्लियोइड है सेंटर में, प्लाज्मिड स्ट्रक्चर है जो कि डबल क्या कहते हैं, डबल लेयर, मतलब कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ओके, ये क्रोमोसोमल डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल, और राइबोसोम्स है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, फिम्ब्री है वो मूवमेंट और अटैचमेंट में हेल्प करता है, कैप्सूल है प्रोटेक्शन का काम करता है, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, मेंटेन द शेप को भी मेंटेन करके रखता है। ओके, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड द सेल वॉल कंस्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे हमें बैक्टीरिया की क्या मॉर्फोलॉजी देखनी है, मॉर्फोलॉजी यानी कि उनका आउटर स्ट्रक्चर कैसा है। सिस्टमिक स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरिया, यानी अब हमें उसके से बाहर की चीज़ें नोटिस करनी है जो हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, जैसे कि साइज ऑफ द बैक्टीरिया, शेप ऑफ द बैक्टीरिया, उसका अरेंजमेंट क्या है। साइज ऑफ द बैक्टीरिया, यहाँ पे इनके साइज दे रखे हैं, जैसे कि साइज ऑफ बैक्टीरिया इज लेस देन द 3 mm माइक्रोमीटर, मतलब कि 3 माइक्रोमीटर से कम होता है इनका जो साइज होता है। बैक्टीरिया विजिबल अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर देखी जा सकती हैं। बैक्टीरियल शेप इज, चाहे बैक्टीरिया का जो शेप हो सकता है वो स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है। ओके, साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज मेजर्ड बाय द कैलिब्रेटेड ऑक्यूलर माइक्रोस्कोप, और उनका साइज जो है वो किससे नापा जा सकता है, वो है कैलिब्रेटेड, यानी कि बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑक्यूलर माइक्रोस्कोप होना चाहिए। मेथड ऑफ मेजरिंग साइज ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड द माइक्रोमेट्री। जब हम उसके बैक्टीरिया के साइज को नापते हैं तो उस मेथड को बोलते हैं माइक्रोमेट्री। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी हम यूज़ कर सकते हैं। साइज ऑफ द स्फेरिकल बैक्टीरिया 0.5 to 3 माइक्रोमीटर रेंज करता है। साइज ऑफ सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया हो सकता है 0.15 to 2.0 माइक्रोमीटर इन विथ। ओके, उनके विथ के अकॉर्डिंग नापा गया है। उसके बाद साइज ऑफ स्पाइरल शेप, जो स्पाइरल शेप होती है उनकी लेंथ मेजर की जाती है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होती। शेप ऑफ द बैक्टीरिया, अब उनके शेप के बेस पे कैसे डिवाइड किया गया है, जैसे कि
यहाँ पे कोकाई शेप होती है, स्फेरिकल शेप। ओके, बेसिलाई मैंने बताया था कि रोड शेप को बोलते हैं, स्पाइरोचिड यानी स्पाइरल शेप हो गई। उसके बाद यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का अरेंजमेंट किस तरह है उसके बेस पे भी उनकी नेमिंग की जाती है। जैसे अगर सिंगल है, इफ़ अ सिंगल कोकाई, अगर एक राउंड शेप यानी स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया सिंगल है तो उसे कोकाई बोलेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे क्या है, व्हेन टू सेल्स आर अटैच टू ईच अदर, यानी कि जब दो स्फेरिकल सेल अटैच होंगी एक दूसरे से, आफ्टर डाइविंग दैम इन वन प्लेन इज डिप्लोकोकी, उन्हें डिप्लोकोकी बोलेंगे। और जब स्ट्रेप्टोकोकी यानी कि उनकी क्या होंगी, लॉन्ग चेन बनती चली जाएगी तो हम उन्हें स्ट्रेप्टोकोकी बोलेंगे। स्टेफाइलोकोकस बोलेंगे अटैच्ड इन द क्लस्टर, वो क्लस्टर के फॉर्म में होंगी। सॉरी, ये स्टेफाइलोकोकस है यानी यहाँ पे क्लस्टर है, झुंड है। लेकिन अगर एक लॉन्ग चेन होगी तो हम उसे स्ट्रेप्टोकोकाई बोलेंगे। यहाँ पे 4 है, क्वाड्रेट बना रहा है यानी इसे 4 सेल्स हैं तो फिर हम इन्हें बोलेंगे टेट्राड। ओके, अरेंजमेंट ऑफ द रोड शेप बैक्टीरिया। अब जो ये रोड शेप होती है, अभी तो हमने देखा स्फेरिकल वाली सेल्स का, ओके, कोकाई का, लेकिन अब यहाँ पे हमें रोड शेप बैक्टीरिया का देखना है। सिंगल सेल होगा, ओनली वन सिंगल सेल एग्जिस्ट, तो सिंगल सेल बोलेंगे। डिप्लोबैसिलाई यानी कि वहाँ पे 2 बैसिलाई होंगी यानी कि बैसिली रोड शेप बैक्टीरिया होंगी। और जब स्ट्रेप्टोबैसिलाई यानी कि वहाँ पे उनकी एक लंबी चेन बन रही होगी रोड शेप बैक्टीरिया की। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। कोकाबैसिलस यानी कि यहाँ पे ना राउंड में है ना सिलेंड्रिकल में है, तो दोनों नामों को मिक्स किया गया और बोला गया कोकोबैसिलस। ओके, ये बैसिलस रोड शेप हो गई। डिप्लोबैसिलस यानी कि 2 ट्यूब शेप यानी कि रोड शेप बैक्टीरिया एक दूसरे से अटैच है दो, तो फिर हम उन्हें डिप्लो बोलेंगे। ओके, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। थैंक यू सो मच। फॉर मोर वीडियोस यू कैन फॉलो मी। ओके।